गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स समझने के लिए हम ये समझते हैं कि अगर मैं दो क्वांटिटी ले लूँ, जैसे एक है वेलोसिटी और दूसरा है एरिया। ये वेलोसिटी है और ये एरिया है। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? वेलोसिटी इंटू एरिया क्या आएगा? वेलोसिटी हो गई, अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो LT-1 और एरिया का डायमेंशन लिखूं तो ये हो जाएगा L²। फाइनली ये क्या निकल के आया? LQ-T-1 मीन्स LQ/T। अब LQ डायमेंशन वॉल्यूम का होता है डिवाइड बाय टाइम। तो कहने का मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मतलब कोई भी चीज़ का अगर वॉल्यूम फ्लो हो रहा है तो उसका रेट को हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू DS, मतलब वॉल्यूम वेलोसिटी इंटू एरिया। वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दिस इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इस चीज को समझो, 2 मिनट में फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। Okay, so come to the point again. मैं बता रहा था कि फ्लक्स समझने के लिए हमें रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो समझना होगा। तो मैंने बताया आपको दो चीज़, एक वेलोसिटी और एक एरिया। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी इंटू एरिया। अगर मैं इसका डायमेंशनल निकालूं तो फाइनली ये आता है वॉल्यूम बाय टाइम। तो फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंटू एरिया मीन्स V इंटू DS। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपको देगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो मैं इसे मिटा दूं। अब हम आते हैं कि मान लो एक लिक्विड है जो किसी एलिमेंट्री एरिया से क्रॉस कर रही है। मान लीजिए ये आपकी एक एलिमेंट्री एरिया है, ये एक एरिया हो गई जिसका एरिया वेक्टर जो है एरिया वेक्टर A है और इससे लिक्विड पास कर रही है। मान लो वाटर है, ये वाटर हो गया, इस तरह से पास कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वाटर फ्लक्स, ये जो वाटर है इसका एक स्ट्रीम
इस क्रॉस सेक्शनल से पास कर रहा है, तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे वाटर फ्लक्स। तो फ्लक्स जनरली हुआ क्या, ऐसी चीज़ें जिसका वॉल्यूम फ्लो चेंज हो रहा है वही फ्लक्स हो गया। तो वाटर फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ वाटर। वाटर फ्लक्स मीन्स रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ वाटर। अब ये वाटर जो है इस एरिया से पास कर रहा है, वाटर जो है एरिया के इस जो एरिया है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये मान लीजिए आपका एक प्लेन है, ये प्लेन है और वाटर जो है इस तरह से ऐसे पास कर रही है, मीन्स वाटर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया। अब ये वाटर की स्पीड हो गई v और एरिया वेक्टर हो गया इस तरफ a। तो एरिया वेक्टर भी प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर जाती है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो ये प्लेन है, इससे वाटर को पास करना है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मली बाहर इस तरफ जाएगा और पानी भी इससे इस तरह से पास होगा। तो वाटर और जो है वो नॉर्मली पास कर रहा है और वो एरिया वेक्टर का पैरेलल हो गया। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ वाटर, इसको हम कहेंगे, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v, तो v डॉट एरिया, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। सो रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम फ्लो ऑफ वाटर इज वाटर फ्लक्स एंड इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एरिया। तो फ्लक्स आपको समझ में आया क्या है? ये बेसिकली एक किसी क्वांटिटी का अगर फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो हो रहा है और वो जिस एरिया से पास करेगा, तो जितनी वाटर पास करेगी इस केस में वही वाटर फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अब हम वो समझते हैं। तो वाटर की तरह ही अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस कर रही हैं, तो मान लीजिए ये है आपका एरिया और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस एरिया वेक्टर से। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है और एरिया वेक्टर भी नॉर्मली ही जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस की, उसकी जो मेजरमेंट हो जाएगी वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसको डिफाइन अगर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन है कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैथमेटिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालूं तो वो हो जाएगा, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई और यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। समझ में आ रहा? अगर मोर प्रिसाइसली लिखी जाए, मान लो मुझे पूरे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही, ऐसा हो सकता है कि किसी एलिमेंट्री एरिया से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कराया। मान लीजिए ऐसा हो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज मान लो Q रखा हुआ है
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने एक ले लिया क्लोज बाउंड्री और इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखी हुई है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से हर जगह बाहर जाएगी, बाहर निकल रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं ये देखूं कि इस एलिमेंट्री एरिया, एक स्मॉल एरिया ले लिया जिसको हम एलिमेंट्री एरिया कहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई है ds, ds इज एरिया वेक्टर, एलिमेंट्री एरिया, मतलब सिर्फ इतने की एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर तो ऐसे इस सरफेस पे नॉर्मली जाएगी, और ये कोई स्फीयर है जिसमें एक चार्ज क्यू स्टोर किया हुआ है सेंटर पे। तो अब आप ये देखिए कि सिर्फ इस एलिमेंट्री एरिया से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, वो अगर मैं कैलकुलेट करूं, मान लो ऐसे निकल गया, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, तो इस केस में जहां पे आप एलिमेंट्री एरिया से निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम कहेंगे फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो ये क्वांटिटी जो आएगी ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि किसी एलिमेंट्री एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, राइट। ये एक तरह का, जैसे मान लो यहाँ से लिक्विड ही जा रहा है तो कितने लिक्विड वॉल्यूम निकल गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये कहलाया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। फिजिक्स में जैसे मान लो किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकालनी है, तो अगर मैं मान लो एनर्जी डेंसिटी ही लिख लूँ, एनर्जी डेंसिटी वर्ड जैसे लास्ट में आती है, इसका मतलब होता है हमें डिवाइड करना है वॉल्यूम से, एनर्जी बाय वॉल्यूम, राइट। उसी तरह से डेंसिटी मतलब हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूम। उसी तरह से अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये क्या कहलाया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही चीज है। तो ये है फ्लक्स, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स को डिफाइन की गई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टर्म हो गया। अगर मैं फ्लक्स का यूनिट देखूं तो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी यहाँ से, एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम और एरिया वेक्टर हो गया मीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एसआई यूनिट। सेकेंड एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट लेते हैं, वो होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स वोल्ट मीटर। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या पढ़ा। पहले इसका कंसेप्चुअल डेफिनेशन पढ़ा था, वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It gives us idea about how many electric field lines actually crossing through a surface, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैथमेटिकली हमने इसको कैसे डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ए डॉट बी को आप क्या लिखते हो, ई ए कॉस थीटा, इसके बारे में अभी नेक्स्ट स्क्रीन में पढ़ेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो ये हो गया यहाँ से या यहाँ से न्यूटन पर कूलम
इंटू मीटर स्क्वायर मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा यूनिट इसका हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, नोट करते जाइएगा आप लोग। अब देखो, अब हम जाते हैं इस पे, इसके केसेस पे। जैसे आपने फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया ई डॉट ए इज एरिया वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है? वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसी स्केलर प्रोडक्ट की जो रूल है वो हम यहाँ लगाएंगे फ्लक्स में। तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ई डॉट ए है, इसे हम लिख देंगे ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अब थीटा एंगल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इस चीज को समझते हैं कि ये किस तरह से ये मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1 है। अब हम केस 1 लेते हैं, व्हेन प्लेन इज perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये जो वाइट बोर्ड है, ये मान लो इस तरह रखी हुई है, इसका प्लेन ये है ना, ये इसकी प्लेन किस एक्सिस में जा रही है? अगर मैं ये लेंथ लूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे जाएगा बाहर इस तरफ। ठीक है, तो ये एक्सिस मान लीजिए एरिया वेक्टर का जेड एक्सिस हो गया, ये प्लेन हो गया आपका वाई एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है न्यू, मतलब ये वाली लाइन जेड एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। ये बोर्ड का प्लेन आपका एक्स और वाई है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसको अगर मैं मिला दूं तो ये आपका एक प्लेन बन गया। इस प्लेन का नाम क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस कर रही है यूं, तो मैं डॉट बना देता हूं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि ये अंदर जा रहा है, डॉट नहीं क्रॉस बना देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास कर रही है। ठीक है, अब मुझे क्या लगेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से क्रॉस की? तो ये केस क्या होगा आपका? प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो परपेंडिकुलर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था आपका? इसको मैं ई इंटू जे कैप लिख सकता हूँ, माइनस जे कैप, और जे एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होता है। तो पहला केस है आपका प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस कर रही है। तो हुआ क्या एक्चुअली में? एरिया वेक्टर भी मान लो इसका, अगर हम उस तरफ से देखें तो एरिया वेक्टर भी मान लीजिए, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो उस तरफ से देखने पे एरिया वेक्टर आपका ए इंटू माइनस जे होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उधर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड निकल रही है, इधर से इंटर कर रही है, उधर से निकल रही है। तो अगर मैं इसके बैक साइड से देखूँ तो एरिया वेक्टर भी बाहर ही जा रही है उस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर से बाहर निकल रही है। दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। तो इस केस में थीटा हमारा क्या हो गया? 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है,
इस केस को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और ये एक एरिया हो गई जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, और इसकी एरिया वेक्टर इस तरफ हो गई। तो एरिया प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इस तरह से है। या आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये प्लेन है, प्लेन इस तरह रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे पास कर रही है। तो ये सारे जो केसेस है इसमें आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, इस डायरेक्शन में, या मैंने बोर्ड का प्लेन बताया था। तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ये सारे केसेस में थीटा क्या हो गया आपका 0 डिग्री, और फ्लक्स क्या निकल के आया EA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो फ्लक्स आपका निकल के आया EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, और ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब ये पैरेलल नहीं है। मान लो हम एरिया वेक्टर को घुमा रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही है, और जो ये एरिया वेक्टर था आपका, है ना, ये पहले एरिया आपका इस तरह लग रहा था। तो अब हम क्या करते हैं, इस एरिया वेक्टर को घुमा देते हैं, इस चीज़ को थोड़ा, ये जो ऐसे है इसको ऐसे घुमा देते हैं थोड़ा यूँ, या ऐसे टिल्ट कर देते हैं। कहने का मतलब मैं एरिया वेक्टर को ऐसे कर दिया, ठीक है, प्लेन इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही जा रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर जा रही है। अब जिस एरिया वेक्टर के अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा था, उस प्लेन को मैंने घुमा दिया। तो घुमा देने से क्या हो गया कि ये जो सेंटर है इसका प्लेन का, इसकी अब एरिया वेक्टर ऐसे जाएगी, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब आप देखो कि ये एरिया वेक्टर जो है कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो हम कहेंगे कि व्हेन प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर, व्हेन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल, थीटा टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे ऐसे डायरेक्शन में, हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन से ऐसे पास कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। तो फ्लक्स का कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। पहले एरिया ऐसे थी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, अब अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर चेंज हो जाएगी। तो कितना चेंज हो जाएगा, बिकॉज एरिया ही चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया का कितना वैल्यू आ रहा है। तो एरिया अगर इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो अब एरिया कितना हो गया इस डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अब एरिया आपकी हो गई ए कॉस थीटा। तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर, ई ए कॉस थीटा। इसका सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी, जो कंसेप्ट है हमारा कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी वो देखना है। प्लेन पहले ऐसे था, अब प्लेन को मैंने ऐसे कर दिया, तो पहले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, है ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से क्रॉस कर रही थी। तो फ्लक्स हमारा यहाँ पर आया था EA, और ये मैक्सिमम था। हमने इस एरिया को ऐसे चेंज कर दिया डायरेक्शन, तो ये अब इस तरह हो गया।
तो इस तरह हो जाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी उसकी नंबर चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? बिकॉज एरिया जो इंटरसेप्ट हो रही है वही चेंज हो गई। तो अब हम ये देखेंगे कि एरिया कितना चेंज हुआ। प्लेन का एरिया, ये प्लेन अब ऐसे है, इसकी एरिया वेक्टर तो ऐसे ही काम करेगी। तो मुझे इस डायरेक्शन में देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखना है कि इसकी कितनी कंपोनेंट आएगी। मान लो ये थीटा एंगल है तो एरिया का इस पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस तरफ ए कॉस थीटा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया को मल्टीप्लाई करना है। तो ई ए कॉस थीटा ये आया, समझ में आया? अब ये जो फ्लक्स है ये कम हो जाएगा, इससे इस मैक्सिमम वैल्यू से कम हो गया। मतलब प्लेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने लग गई तो फ्लक्स जो है जैसे जैसे एंगल 0 से आगे बढ़ेगा तो फ्लक्स घटने लग गया। पहले वो मैक्सिमम था, अब फ्लक्स क्या हो गया, घटने लग गया। आप ऐसे समझिए, एक और मैं डायग्राम बना दूं आपको समझाने के लिए। ये दूसरा केस था आपका। देखो मैं एक जैसे एक एक्सिस बना देता हूं पहले समझने के लिए, और यहां पर एक प्लेन ले लेता हूं। ठीक है, ये एक प्लेन हो गया। ये प्लेन अभी इस तरह से रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, बहुत सारी। ठीक है, इस तरह से मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस। तो अगर मुझे ये देखना है कि इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस की, वो जो नंबर आएगा वही फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। तो एरिया वेक्टर हम देखेंगे इसके सेंटर से ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स अगर मैं इनिशियल लूँ तो ये हो गया E इंटू ए, और मैं कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है। क्यों? यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 0 डिग्री है ना, पहला केस। अब मान लीजिए इस एरिया वेक्टर को चेंज करते हैं, जो एंगल अभी 0 डिग्री है वो चेंज हो रही है, ये कुछ ऐसे हो गई, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। यूं आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कितनी पास कर रही है, अभी भी ऐसे ही पास कर रही है सारी। तो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने एरिया से पास हो रहा है, तो उसका मतलब हमें एरिया देखना है कितना हुआ। तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका एक कंपोनेंट इधर ले लिया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और अगर एरिया की जगह हम एलिमेंट्री एरिया लेते ds, तो ये क्या होता है आपका ds कॉस थीटा, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात समझ में है? यही दो अप्रोच है कैलकुलेट करने का। तो ये दूसरा फ्लक्स हो गया है ना, सेकंड फ्लक्स। यहाँ पर ये मैक्सिमम है और यहाँ कुछ थीटा है, मतलब थीटा बढ़ा तो फ्लक्स घटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, अब थीटा है क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एज थीटा इंक्रीजेस फ्लक्स डिक्रीजेस। अब इंक्रीज करते करते मान लो जो प्लेन है आपकी वो यूं हो गई, जो प्लेन पहले ऐसे था अब वो ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे ही जा रहा है। ये सेंटर हो गया। कहने का मतलब, मान लीजिए ये कोई प्लेन है वो इस तरह आ गई, पहले ऐसे थी और ये यहाँ से ऐसे घूमते घूमते ऐसे हो गया। तो जैसे ये प्लेन ऐसे आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, ऐसे टेंजेंट के फॉर्म में निकल गया। तो इस एरिया से क्रॉस किया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो एरिया है ये, मान लो ये खाली जगह होता तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही है इस केस में। तो जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ही नहीं करेगी तो फ्लक्स नहीं होगा। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस केस में
इस एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर भी किधर होगा? अब प्लेन अगर ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर या तो इधर इस फेस से इधर बाहर नॉर्मली, या इस फेस से इधर बाहर नॉर्मली, जिधर से देखना चाहो। अगर मैं इधर से देखूं तो एरिया वेक्टर नॉर्मली बाहर जाएगा इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ इस केस में। इधर से देखें तो एरिया वेक्टर फिर नॉर्मली ऐसे बाहर जाएगा, है ना। तो अगर ये मैं ले लूँ एरिया वेक्टर, तो आप देख सकते हैं एंगल कितना हो गया यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब मैं अगर फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? ई ए कॉस 90, मतलब 0। तो मैंने बताया भी तो था कि जब प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? प्लेन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब थीटा इज 90 डिग्री। तो ऐसे केसेस में फ्लक्स आपका हो गया 0। तो अब आप देखो प्लेन पहले ऐसे थी, फ्लक्स था मैक्सिमम, यहाँ प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर ये घूमा, थीटा इंक्रीज करने लगा, तब आप देखिए ये मैक्सिमम से घटना शुरू किया और फिर एक टाइम आया कि फ्लक्स जो है आपका 0 हो गया। 0 कब हुआ? जब थीटा इंक्रीज होते तो 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया आपका? 0। अब ये जो फेस है आपका, ये वाला, ये ऐसे घूमा, घूम करके ऐसे हो जाए, मान लो ऐसे हो जाए। पहले इसका ये फेस ऊपर है, ऐसे घूमा और घूम करके ये ऐसे हो जाए, मतलब ये चीज़ नीचे आ जाए। इस फेस का 2 नेम दे दो, मान लो ऊपर हमने दे दिया R और नीचे नाम दे दिया S, तभी ऊपर की तरफ R फेस है। ये ऐसे घुमा R, घूम के नीचे चला जाएगा। R जब नीचे चला गया, S ऊपर आ गया, मतलब ये प्लेन घूम के वापस परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले परपेंडिकुलर है, फिर पैरेलल हुआ और अब फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये वाली R फेस जो है वो नीचे हो जाएगी। तो अब हम क्या देखेंगे उस केस में? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और अब हम नीचे से देख रहे हैं, मतलब एरिया वेक्टर जो है नीचे आ गई। तो इस केस में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। फिर क्या होगा? अब अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो ई ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है? माइनस ई ए, मतलब ये क्या हो गया आपका? मिनिमम। फ्लक्स इज मिनिमम। तो पहले फ्लक्स आपका मैक्सिमम था, फिर थीटा इंक्रीज करने लगा तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ। थीटा जब 90 हुआ तो फ्लक्स 0 हो गया। अब थीटा जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा आपका? बताइए अब क्या होगा? पहले तो फ्लक्स मैक्सिमम से 0 हुआ और 0 से और घटेगा, तो मतलब फिर फ्लक्स घट ही रहा है, और घटते घटते जब थीटा 180 डिग्री हो गया तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम। ठीक है, अब 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगी तब फिर फ्लक्स क्या होगा? बढ़ने लगेगा। मिनिमम के बाद फिर बढ़ेगा और फिर जब 0 डिग्री आएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में? तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसमें वर्ड डेंसिटी डाल दूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ना। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये वो स्केलर है और ये वेक्टर है। ठीक है, चलिए इसको फाई से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन electrostatics. It states that total electric flux passing through a given area is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. मतलब ये बताता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, एक चीज़ ये ध्यान लो देने वाली बात है कि गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज़ की जाती है। क्लोज सरफेस और बाउंड्री, मतलब ऐसी क्लोज सरफेस जिसने कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर रखा है। मान लो ये चार्ज है, तो इसको कंप्लीटली स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फीयर बना देंगे। इस चार्ज को पूरी तरह से कवर करने के लिए हम एक स्फीयर बना देंगे। अब यही स्फीयर जो है क्लोज सरफेस और बाउंड्री कहलाएगा। अब ऐसा क्लोज सरफेस जिसने चार्ज को स्टोर कर रखा है, और अगर हमें उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, तो जब हम इसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस बोलते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि हमने एक ऐसा क्लोज सरफेस लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर है या कैद है, और हमें उस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। गॉसियन सरफेस मीन्स फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, या कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। फ्लक्स आपको मैंने बताया पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी आपकी, मान लो यहाँ पर ये चार्ज क्यों स्टोर किया है, तो ये जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका मतलब हो गया कि इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface। फ्लक्स का मैंने आइडिया तो दिया है, जैसे इसको आप एक लिक्विड की तरह समझ सकते हो कि मान लो ये स्फीयर है, अब इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक लिक्विड बाहर जा रहा है ना। ऐसा हो कि इससे लिक्विड निकल रही सारे डायरेक्शन में बाहर, ठीक है।
तो लिक्विड का बाहर निकलना ही क्या होगा, किसी एरिया से निकल रहा है वो फ्लक्स हो गया, लिक्विड का फ्लक्स हो गया, मतलब किसी एरिया से उस लिक्विड का कितना वॉल्यूम पर सेकेंड निकल रहा है, स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं बाहर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस और क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इन अ गिवन एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। तो अब अगर मैं इस गॉसियन सरफेस से निकाल लूँ कि कितना होगा, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, ये तो स्टेटमेंट हो गया गॉस थ्योरम का, आपके एग्जाम में आता है, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट हो गया फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, ये थ्योरम हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, गॉस थ्योरम। अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन बोलूं तो टोटल फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ये जब हम लिखते हैं तो ये कहलाता है डेफिनेशन, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है, इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और ये स्केलर प्रोडक्ट है। मतलब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये डेफिनेशन है और ये थ्योरम है, ये गॉस ने बताया था कि ये टोटल चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, दैट दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमें इसे प्रूफ करना है, मतलब इस थ्योरम को प्रूफ करना है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी हेल्प से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या न्यूमेरिकल बनाएं तो हमें इसी दो स्टेप को फॉलो करना होता है। एक फ्लक्स निकालेंगे डेफिनेशन से और एक फ्लक्स निकालेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट थ्योरम, फिर इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी चीज़ की किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करके। तो न्यूमेरिकल बनाने में भी यही दो स्टेप ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक डेफिनेशन यूज़ कीजिए और एक थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। तो ये गॉस का स्टेटमेंट था, अब हम इसको सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। चलिए मिटा दें। जैसे आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में, स्टेट एंड प्रूफ, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो स्टेटमेंट तो अभी मैंने लिखाया, वो स्टेटमेंट क्या था आपका, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको वर्ड में लिखना है। अब इसका प्रूफ क्या होगा वो देखिए, ठीक है। इस प्रूफ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेते हैं, प्रूफ
इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर की जो रेडियस है ये मान लीजिए r हो गया, r इज रेडियस ऑफ स्फीयर, और इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया q, q इज टोटल चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर। हमने इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया q यहाँ पर, ये सेंटर है ना। तो अब आप ये समझिए कि जो स्फीयर है वो इस चार्ज के लिए एक गॉसियन सरफेस हो गया, दिस स्फीयर इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। मुझे फ्लक्स प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे बाहर निकलेगी हर तरफ लिक्विड की तरह, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, ये डायरेक्शन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रहा है, और एलिमेंट्री एरिया जो है वो यहाँ से ऐसे जा रही है, ये भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ds मीन्स एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एलिमेंट्री एरिया ds। मेरे माइंड में क्या है, दो चीज़ है, पहले फ्लक्स की डेफिनेशन है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है आपकी, अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो ये फ्लक्स जो है डेफिनेशन ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वी कैन राइट फ्लक्स इक्वल्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो हम इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ds cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, या अगर नहीं निकालना चाहते हो तो अंदर ही रखो, इसकी वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पर। अगर ये पॉइंट P है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या कहलाता है, KQ/r स्क्वायर इंटू एरिया cos 0 1 हो गया। जब आप इंटीग्रल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आप देखो वेरिएबल क्या रह गया, सिर्फ एरिया, ये एलिमेंट्री एरिया ही तो चेंज होगी ना, कुछ भी ले सकते हैं पूरे स्फीयर पे। Q तो कांस्टेंट है, K कूलम्ब कांस्टेंट है, ये रेडियस भी चेंज नहीं होना है, तो ये सारा कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। अब KQ/r स्क्वायर इंटीग्रल एरिया, बात समझ में आई। अब आप देखिए यहाँ पर मैं इस K की वैल्यू डाल देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, और ये जो ds है आपका इंटीग्रल ds, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे स्फीयर की एरिया, और वो हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया Q/ε0। और ये क्या निकल रहा है आपका फ्लक्स,
Therefore we can write flux through a closed surface is, फ्लक्स क्या निकल के आया है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस थ्योरम है, दिस इज गॉस थ्योरम। हो गया प्रूफ, नोट कीजिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको हम और अच्छे से समझते हैं, फ्लक्स से कुछ और केसेस समझते हैं कि ये है क्या चीज़, कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहली चीज़ ये, मान लो ये आपका एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कब हो सकता है, जब ये जो स्फीयर है हमारा कंडक्टिंग सेल हो या कंडक्टर हो। कंडक्टर के केस में सारी चार्ज किधर आ जाएगी, आपकी सरफेस पे आ जाएगी, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर अभी हम ये मानते हैं कि चार्ज कहीं नहीं, ये एक ऐसा सरफेस है जहां पर पहला चीज़ हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये सरफेस के ना तो बाहर, ना सरफेस, ना अंदर, कहीं भी चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, गॉस थ्योरम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इट इज़ ट्रू ओनली फॉर क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम is true only for closed surface। ठीक है, एक केस में मैंने बताया कि चार्ज अंदर है ही नहीं, तो फ्लक्स क्या हो गया आपका, 0। अब मान लो ये सरफेस है, क्लोज सरफेस, चार्ज यहाँ रखी हुई है बाहर, तो इस गॉसियन सरफेस से ये क्लोज सरफेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और इसके बाहर चार्ज है, और मुझे बताना है कि इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो आप ये देखो, पहली चीज़ तो मैं इसको ऐसे समझ लूँ कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0, फ्लक्स 0। अब इसके बाहर चार्ज है,
तो ये रहे या ना रहे, दोनों केस में फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो अगर जब ये नहीं है तब तो आपको समझ में आता है कि फ्लक्स ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर ये चार्ज है तो इसकी वजह से होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इससे पास करेगी ना। ऐसे निकल गए। तो अब हम देखो कहेंगे क्या, यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो है, यहाँ भी फ्लक्स ज़ीरो है, लेकिन कंसेप्ट क्या कह रहा है? फील्ड लाइन से जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर आ गई। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गई उतनी ही बाहर आ गई। जैसे जितना पानी इस सरफेस में अंदर गया उतना पानी सीधा बाहर निकल गया, और अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या हो गया आपका? ज़ीरो। बात समझ में आया? ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। तो गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है तब भी इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। कोई डाउट? अब आप इसको अगर समझना चाहो और मैथमेटिकली इसी चीज़ को, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस स्फीयर का दो पार्ट ले लो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ, तो सबके एरिया वेक्टर ऐसे लगेगा बाहर, है ना। तो ये पूरे सरफेस पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो यहां पर एंगल कितनी हो गई? 180 डिग्री। तो फ्लक्स यहां पे मान लो पहला निकला आपका इस पूरे हाफ का ई ए कॉस 180, और ये हो गया आपका फाई 1 माइनस ये, मान लो ये सारा सम होकर के ये माइनस ये आया पहला इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ अगर एरिया वेक्टर देखें तो वो इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मान लेते हैं मेरा टोटल फ्लक्स जो है फाई 2, वो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ई ए कॉस 0, मतलब ई ए, तो ये पॉजिटिव आया। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना हो गया आपका भाई? फाई 1 प्लस फाई 2 माइनस ये प्लस ये, क्या निकल के आया? टोटल फ्लक्स इज 0। बात समझ में? तो कहने का मतलब, अगर मैं मान लो ये क्यूब है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स हो गया 0। इसके बाहर कोई चार्ज रख देंगे तो इसकी वजह से भी इसमें फ्लक्स क्या होगा? 0। लॉजिक क्या होगा? ये तो मैथमेटिकल है। ऐसे लॉजिक क्या कहेंगे? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस की उतनी, जितनी अंदर गई उतनी बाहर आ गई। तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है उतना ही बाहर जा रहा है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 0। ये फ्लक्स जो है चार्ज के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मान लो ये पहला केस है जहां पे चार्ज इसके सेंटर पे है, दूसरा केस है जहां पर चार्ज है सेंटर पे नहीं होकर यहां पर है, ए पॉइंट पे। तो चार्ज कहीं भी रहे फ्लक्स की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो हम ये दोनों केस में ये बोलेंगे कि फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जितना चार्ज इनक्लोज किया कहीं भी, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तरीका होगा फ्लक्स निकालने का।
ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। है ना, अगर हमें जो गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है, यही गॉसियन सरफेस है, इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। ये क्या होगा? द सरफेस that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. Is called the Gaussian surface. ठीक है, and one important note is that Gauss law obeys inverse square law. Inverse square law. ठीक है, ओके। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, जनरली अगर देखा जाए तो हम इस लॉ को यूज़ करके 12-13 थ्योरी बना सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल आती है एग्ज़ाम में सीधा सीधा। अगर मैं जेई मेन या आईआईटी जेई एग्ज़ाम की बात करूं तो वहाँ तो सीधा न्यूमेरिकल आता है, प्रूफ करने तो कुछ आएगा नहीं, थ्योरी लिखने के लिए आएगी नहीं। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में सीबीएसई की बात करें तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन सिर्फ 3 चीज़ों की निकालनी है। वो एप्लीकेशन है, पहला आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight wire. Long straight uniform charge wire. है ना, मतलब कोई लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर है और उसकी वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। फिजिक्स में अगर हम इनफाइनाइटली नहीं भी बोलें, सिर्फ लिख दें कि लॉन्ग है, तो उसका भी मतलब इनफाइनाइट ही हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये वायर है और इस पे चार्ज स्टोर की गई है। तो चार्ज कैसे स्टोर की जा सकती है इसमें? ये स्ट्रेट हो सकता है या यूं कर्व हो सकता है ना? ठीक है, तो यहाँ पर भी ये तो स्ट्रेट लाइन है, चार्ज इस पे लाइन पे ही स्टोर हो सकती है। यहाँ पर भी चार्ज आप इस तरह लाइन पे ही स्टोर कर सकते हो। अब अगर ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है दोनों, तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर हम निकालेंगे क्या? तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट हो जाती है, हमें उससे मतलब नहीं है। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जहाँ पर मान लो ये इनफाइनाइट है, हमें पता है कि ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये जैसा भी शेप हो लाइन में साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें जो भी विजिबल है, जो भी हमारे कैप्चर में आ रहा है, उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हम जितना दूर चाहे उतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस वायर के किसी पॉइंट P पर, ये लॉन्ग वायर है, P पॉइंट पर है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो वो जो वैल्यू आएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आप निकालते हैं, तो वो क्या होता है? KQ/R²। Q क्या है आपका यहाँ पर? पॉइंट चार्ज। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो बात ये आती है कि इस पॉइंट पे कितना चार्ज इनक्लोज होगा, है ना? तो उसको देखने के लिए हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और लाइन पे होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज को यूनिफॉर्मली लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, है ना? और लैम्डा यहां पर हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। तो लैम्डा की यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। बात समझ में है? तो अगर मुझे इसका लैम्डा पता है, मान लो हम कह रहे हैं कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये लैम्डा है, तो लैम्डा का तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो इसकी यूज़ से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? मान लीजिए मैं इतना छोटा सा डिस्टेंस ले लूँ जिसकी वैल्यू है dx, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस dx में कितना चार्ज है। तो ये चार्ज मान लीजिए dq हो गया, इसकी लेंथ कितनी है? dx। तो मैं dq को क्या लिख सकता हूँ? मान लो ये dq है, स्मॉल चार्ज, इसकी वैल्यू बतानी है, तो dq को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू इस dq की लेंथ dx। लैम्डा हो गया चार्ज अपॉन लेंथ, है ना, चार्ज अपॉन लेंथ इंटू dx। ये लेंथ डायमेंशनली कट जाएगा तो चार्ज ही बचेगा। तो ये एक टेक्निक है एलिमेंट्री चार्ज कैलकुलेट करने का। dq को आप लिखेंगे लैम्डा इंटू एलिमेंट्री लेंथ dx, या जो भी आएगा जो आप नोटेशन यूज़ करेंगे। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये यूज़ होगा जहाँ पर चार्ज को यूनिफॉर्मली लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा था आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एक ये है आपका थ्योरी कि एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगा। तो इसको समझने के लिए मुझे लैम्डा समझना था, वो मैंने आपको बता दिया। अब कल इसका डेरिवेशन करेंगे। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका? सेकेंड एप्लीकेशन
Second application, find electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. Infinite plane sheet. तो कोई यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। पहले तो देखो लाइन था, अब इस लाइन को मिलाकर अगर मैं प्लेन बना दूं तो ये प्लेन हो गया, मतलब चादर लटका दो। पहले एक रस्सी लटकाई थी, वो लाइन चार्ज था, अब उस रस्सी की जगह पूरा एक चादर लटका दिया या पर्दा, प्लेन हो गया। तो पर्दे पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एरिया पर, है ना, दोनों साइड होगा, पर्दे के इस तरफ भी पर्दे के उस तरफ भी, दोनों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। या और हमने केस लिया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होनी चाहिए। तो जब चार्ज को यूनिफॉर्मली किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा होगा आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, Q अपॉन एरिया। समझ में आ रहा? ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज जब यूनिफॉर्मली एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका यूज क्या होता है? मान लीजिए मुझे पता है कि अगर एप्लीकेशन क्या था आपका, प्लेन शीट जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्लेन शीट पे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब इसका साइड जो है वो इनफाइनाइट हो गया। ये चीज़ पूरी इन्फिनिटी हो गई और इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे ds। तो इस एलिमेंट्री एरिया कितना चार्ज इनक्लोज करेगा? मान लो वो चार्ज इनक्लोज कर रहा है dq, तो हम लिखेंगे चार्ज इनक्लोज बाय एलिमेंट्री एरिया dq इज इक्वल टू, इसका एरिया मैंने क्या लिया ds, तो इसमें करेंगे सिग्मा इंटू ds, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब सिग्मा क्या है आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू एरिया, इस एरिया में कितना चार्ज है वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री चार्ज निकालने का एक तरीका है, और इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस प्लेन शीट जिसमें दो फेस हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है गॉस थ्योरम की यूज करते हुए। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, और तीसरा एप्लीकेशन जो आपको पढ़ना है वो है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, to find electric field due to a uniformly charged
स्फेरिकल सेल। देखिए ये है सेल। सेल का मतलब होता है हॉलो स्फेयर। तो हॉलो स्फेयर का मतलब अंदर तो कुछ है नहीं, तो इस पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इसके पूरे एरिया पे ही होगा, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। तो गॉस की एप्लीकेशन ये थी कि इस हॉलो स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल सेल, मतलब हॉलो स्फेरिकल, हॉलो बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फेयर हो गया। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, गॉस थ्योरम को यूज़ करते। तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ही काउंट की जाएगी, सिग्मा, जो आप पढ़ चुके हैं। और इसके 3 रीजन होंगे, पहला इंटीरियर, दूसरा आउटसाइड और तीसरा सरफेस, है ना। इन 3 जगहों पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यहाँ पर तो आप लोग बता सकते हो कि अंदर कुछ है नहीं, सारे चार्ज बाहर हैं, तो यहाँ पर आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा, अंदर में फ्लक्स 0 हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आएगी उतनी निकल जाएगी। तो फ्लक्स 0 है, चार्ज 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। ये तो ऐसे ही समझ में आता है। बाकी 2 हम कल निकालेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्फेरिकल सेल में क्या है कि अगर मैं ये लिया और ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, क्यों, ये है क्या, कंडक्टर है, ये कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के केस में। ये एक सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टर है, तो इसकी सारी डेरिवेशन इस हॉलो स्फीयर के तरह ही सेम होगी। मतलब सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, है ना। अभी कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब मेटल का हो या नॉन मेटल का, दोनों केस में ये सेम है। और जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी भी वैल्यू आएगी, सॉलिड स्फीयर। और अगर कंडक्टर है तो वजह क्या है, इसमें भी आप चार्ज देंगे तो सारे चार्ज बाहर ही आ जाएगा। आपको पता है कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पे होता है, अंदर में फिर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज नहीं हो सकता। तो यहाँ भी सरफेस, ये सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जब भी होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हो या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, और ये स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग हो या फिर और नॉन कंडक्टिंग, तो इन सब का 2, 3 सब का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही आएगा, है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एप्लीकेशन आपको इतने ही पढ़ने हैं। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया ही है तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर और सरफेस आपने पढ़ लिया, लीनियर लैम्डा है, सरफेस सिग्मा है। अब हम पढ़ लेते हैं एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, है ना। जब वॉल्यूम पे आप यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से डिनोट किया जाता है एंड रो इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम।
Q बाय V वॉल्यूम। और ये किस केस में वैलिड होगा आपका? जब ये सॉलिड स्फीयर हो। और कैसा सॉलिड स्फीयर? कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग होगा तो रो नहीं होगा, वो सिग्मा हो जाएगा। ये ऐसा होना चाहिए जिसमें चार्ज इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो, और ऐसा तभी होगा जब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अच्छा, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। फाइन, आज की क्लास यहीं तक। कल हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, उसकी एक्सरसाइज बनाएं। जो डाउट हो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, है ना। कल आप वेडनेसडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है। थैंक यू।